हेलो एवरीवन, देखिए मैं आपको पिछले वीडियो में एसी जनरेटर के बारे में बताया था। एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है। और जनरेटर के बारे में पहले पता है कि जनरेटर इज ए मशीन दैट कन्वर्ट, है ना, जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे डीसी जनरेटर। तो हम लोग का टारगेट फिक्स है और इसी वीडियो में मैं आपको डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में बताऊंगा और घर में ओवरलोडिंग किसको कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और मैं फाइनली आपको बताऊंगा कि अर्थ वायर, आप सुने होंगे ना, अर्थिंग दे दो, अर्थिंग दे दो, अर्थिंग काहेला देते हैं, है ना, अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ वायर क्या होता है, इन सारी बातों को चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, बढ़ते हैं। आइए, तो हम चर्चा करेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर, ठीक है। तो डीसी जनरेटर है क्या? द टाइप ऑफ जनरेटर विच प्रोड्यूसेस डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। वैसा जनरेटर जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर कहते हैं। इस केस में क्या होता है, डीसी जनरेटर के केस में यहाँ पे आप जानेंगे कि डीसी करंट जो प्रोड्यूस होता है, करंट विच डायरेक्शन इज फिक्स, करंट हुज डायरेक्शन इज फिक्स, ठीक है ना। वैसा करंट जिसका डायरेक्शन जो होता है वो फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं। या और वैसे करंट को जो प्रोड्यूस करेगा उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर। देखिए अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको चाहिए परमानेंट मैग्नेट। तो इस प्रकार से मैंने परमानेंट मैग्नेट इधर बनाया, ठीक है, इधर मैंने परमानेंट मैग्नेट रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ओके। इसके बाद सबसे पहले हमें चाहिए था परमानेंट मैग्नेट, तो इसे हम लिख देंगे परमानेंट मैग्नेट। इसके बाद देखिए हमें रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए, तो रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो लिख देंगे रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमें यहां पे जरूरत पड़ती है कॉम्यूटेटर की, ठीक है। एक कॉम्यूटेटर होता है जिसे हम कहते हैं स्प्लिट रिंग, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा रिंग? स्प्लिट रिंग कहते हैं। और फिर यहाँ पे ब्रश जो है वो अटैच होता है और ये साइड में भी ब्रश जो है वो अटैच होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको रिंग R1 दे दीजिए, इसको रिंग R2 दे दीजिए, या इसको ब्रश को दे दीजिए PQ, ठीक है। अब क्या करना है, इस ब्रश को अटैच करेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है, क्योंकि यही डिटेक्ट करता है परसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो स्प्लिट रिंग की जरूरत पड़ी, फिर क्या जरूरत पड़ी? कार्बन ब्रशेज, कार्बन ब्रशेज की जरूरत पड़ती है। और फिर फाइनली हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, तो वो है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। देखिए यहां पर भी वर्किंग प्रिंसिपल वही होता है। क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि जब किसी कॉइल को हम रोटेट करते हैं शाफ्ट के जरिए, है ना, जब किसी कॉइल को हम रोटेट करते हैं किस चीज में? मैग्नेटिक फील्ड में, तब क्या होता है? इंड्यूस करंट डेवलप्ड होता है। और जो इंड्यूस करंट डेवलप्ड होता है यही आपको रिप्रेजेंट करता है किस चीज के बारे में? कि इंड्यूस करंट डेवलप्ड होता है, ठीक है। और एक करंट का जो डायरेक्शन हम निकालते हैं, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इसका जो वर्किंग का जो प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में सब चर्चा कर चुके हैं, है ना, राइट हैंड रूल, ठीक है। और इसमें तो आपको पता है तीन चीज निकालना होता है राइट हैंड के, है ना, अपने राइट हैंड के तीन चीज कौन कौन? ए हो गया मिडिल फिंगर, ए हो गया फोर्थ फिंगर, और ए हो गया थंब, ठीक है। जिसमें थंब जो होता है मोशन ऑफ डायरेक्शन, और ए जो फोर्थ फिंगर होता है वो क्या देता है? द करेंट का डायरेक्शन। फोर्थ फिंगर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ए जो होता है मिडिल फिंगर, ए क्या रिप्रेजेंट करता है? इंड्यूस करंट को, ठीक है ना। तो देखिए
इस केस में क्या होता है, इसका जो वर्किंग है ना एकदम सिंपल आसान तरीका से समझिए। व्हेन इसको जब हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे शाफ्ट के जरिए, रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेट करने के केस में क्या होता है कि हम लोग देखेंगे जब क्लॉकवाइज, तो क्लॉक माने घड़ी के डायरेक्शन, तो ए बी जो है आपका अपवर्ड जाएगा, ठीक है, और सी डी जो होता है वो क्या आता है, डाउनवर्ड आता है, ठीक है, डाउनवर्ड आता है। और उसके बाद क्या होता है, ए अपवर्ड और डाउनवर्ड जा रहा है, जिसके वजह से है ना, कब ए हम लोग क्या कर रहे हैं, शाफ्ट को जब रोटेट कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही हम रोटेट करते हैं यहाँ पे होता क्या है कि ए बी जो है ऊपर की ओर जाएगा, सी डी क्या है नीचे की ओर आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज देखिए ना, ए ऊपर जाएगा ना, क्लॉक माने घड़ी के डायरेक्शन, तो देखिए ऐसे नचेगा तो ए ऊपर जाएगा और ए क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो जब जाता है तो ए बी साइड पे आप क्या करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक ना, और सिमिलरली फ्लेमिंग यहाँ पे लगाएंगे सी डी आर्म पे। तब हम जानेंगे कि यहाँ जो करंट का डायरेक्शन होता है ना, और आफ्टर हाफ रोटेशन का बाद भी जो करंट का डायरेक्शन होता है वहां पे दोनों सेम डायरेक्शन होगा, है ना। द डायरेक्शन ऑफ induced current will be same, ठीक है। जो इंड्यूस करंट उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन सेम होगा। तो हम बताएं ना कि वैसा करंट जिसका डायरेक्शन फिक्स रहता है, कभी नहीं बदलता, उसी को तो डायरेक्ट करंट कहते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स करता तो अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल एकदम आसान है, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सीधे क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे, ए बी आर्म पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, उसी तरह से सी डी आर्म पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो डायरेक्शन या तो पी से क्यू की ओर मूव करेगा, करंट का एक्सटर्नल सर्किट में क्यू से पी तक रिप्रेजेंट करेगा। आफ्टर हाफ रोटेशन वही फिर से रिपीट कर देना है, ए बी की जगह पे कौन साइड आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, और सी डी की जगह पे ए बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, वहां पे डायरेक्शन मिलेगा। तो आप डायरेक्शन पाइए क्या कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सेम, जो करंट उत्पन्न हो रहा है उसका डायरेक्शन जो है आपका सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम रहता है इसका मतलब क्या है, यहाँ डायरेक्शन जब सेम है तो इसका मतलब डायरेक्ट करंट डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये डीसी जनरेटर के अंतर्गत में आ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, मेन डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर। तो देखिए इन केस ऑफ एसी जनरेटर के केस में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, तो स्लिप रिंग मैंने बताया था, है ना। एसी जनरेटर में हम लोग स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते थे, जबकि इन केस ऑफ डीसी जनरेटर के केस में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डीसी जनरेटर के केस में हम स्प्लिट रिंग है, जिसे हम दूसरा नाम कॉम्यूटेटर भी कहते हैं, ठीक है, कॉम्यूटेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये कॉम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग दोनों सेम चीज होता है। तो जब करंट का डायरेक्शन फिक्स रहता है और इस डायरेक्ट करंट डेवलप करता है, तो आप मतलब कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, तो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर स्लिप रिंग इज रिक्वायर्ड, है ना। यहाँ पे स्लिप यानी कंप्लीट राउंड वाला की जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ कॉम्यूटेटर यानी हाफ रिंग इधर हाफ ऐसे, ठीक है ना। कॉम्यूटेटर में यही होता है क्योंकि स्प्लिट रिंग को ही कॉम्यूटेटर कहते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो इन केस ऑफ डीसी जनरेटर अ स्प्लिट रिंग इज यूज्ड, ठीक है। तो ये जो आपका मेन है ना एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में था, ठीक है। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर किस प्रकार से फंक्शन करता है इसके बारे में था, वर्किंग वगैरह हम लोग देख लिए किस प्रकार से काम। प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल वही सेम टू सेम होता है कि व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस करंट इज डेवलप्ड। जब कोई कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, तब क्या होता है, इंड्यूस करंट उत्पन्न होता है। और उस इंड्यूस करंट का जो हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं उसको निकालते हैं जाकर के फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के जरिए। और जब करंट का डायरेक्शन है ना दोनों सर्किट के केस में सेम रहता है, मतलब रिवर्स नहीं करता, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। अगर करंट का डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स कर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट के कंस्ट्रक्शन में क्या देखे थे, तो अल्टरनेटिंग करंट के
कंस्ट्रक्शन में क्या था आपका, तो अल्टरनेटिंग में स्लिप रिंग लगा था, और डीसी वाला करंट में हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो लगा हुआ है वो क्या है आपका, तो यहाँ पे लगा हुआ है कॉम्यूटेटर, जिसको स्प्लिट रिंग कहते हैं, ठीक है। और डीसी के केस में करंट का डायरेक्शन जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, जबकि एसी के केस में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए हम लोग शौक नहीं रहते, देखिए बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुंचती है, और एक थोड़ा सा लुक देखते हैं हम ना, अपने घर का लुक देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे घर में जो वायरिंग है उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए हमारे घर में जो सबसे पहले जो सप्लाई आया है वो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे बताए हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, है ना, घर का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कैसे है इसके बारे में। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड इन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, है ना, इलेक्ट्रिक जो है पावर स्टेशन में उत्पन्न होता है, कैसे, तो थर्मल पावर प्लांट होगा, हाइड्रो पावर प्लांट होगा या न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, वहां पे बिजली प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद बिजली का खंभा गाड़ गाड़ के, पोल गाड़ गाड़ के क्या होता है हमारे घरों तक पहुंचता है, और घर में पहुंचता है तो फिर देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे अगर हम वायर की बारे में बात करेंगे, वायर क्या होता है, तो वायर मतलब इंसुलेटर, ठीक है ना, दोज मटेरियल भी चलाओ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, उसको हम क्या कहते हैं, वायर कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं। ये वायर जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, पहला है आपका लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर, सेकंड होता है आपका न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर, और थर्ड आपका होता है जिसे कहते हैं अर्थ वायर, जिसे हम लोग अर्थिंग भी कहते हैं, अर्थ वायर। ये सब का अलग अलग कोडिंग है। लाइव वायर जो होता है इसका कलर कंपोजिशन रेड होता है, न्यूट्रल वायर का ब्लैक होता है, और ये जो अर्थ है ना, तो अर्थ कैसा, हरियाली, तो इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं ना रमी बाग है ना, इसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट, ये सब जीरो होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, है ना, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो 220 वोल्ट का, क्योंकि 220 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, तो रिजल्ट कितना होगा 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इस सबसे, समझ रहे हैं। तो बिजली जब पोल पे पहुंचती है तो वहां से जनरली दो तरह के वायर आते हैं, देखिए एक है आपका लाइव वायर रेड इन कलर 220 वोल्ट, एक आता है न्यूट्रल वायर, और इसको कहां पे पास करवाया जाता है, तो मीटर में पास कराते हैं। लेकिन उससे पहले इसे इलेक्ट्रिक फ्यूज या एमसीबी से पास करवाया जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज है क्या आपको, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस, ये क्या है, सेफ्टी डिवाइस, है ना, जो थीन वायर को कंसिस्ट करता है, थीन वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, समझिए बात को, ठीक है ना। फ्यूज क्या होगा, घर में लगा रहता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं, और इसका हम कंपेयर करते हैं कि अब तो जनरली जो कॉमन है वो यूज होता है, सुने होंगे एमसीबी के बारे में, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना, एमसीबी या मिनिएचर सर्किट बोर्ड, ठीक है। ये जो एमसीबी होता है ना, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं एज अ सेफ्टी डिवाइस, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं एज अ सेफ्टी डिवाइस, है ना, ये भी एक सुरक्षा उपकरण के तौर पे किया जाता है, ठीक है ना। जब कभी कभी एक बैग हाई सप्लाई करंट का आता है, इन दैट केस क्या होता है कि इसमें जो होता है, ये जो वर्क करता है ना आपका, देखिए ये वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, माने विद्युत धारा के उष्मा प्रभाव पे काम करता है, और ये जो वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
ठीक है। ये चुंबकीय धारा पे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है और ये काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि है ना विद्युत धारा का ऊष्मा प्रभाव पे ये काम करता है। और जैसे ही क्या होता है हाई करंट आता है, इसका जो पतला वायर है वो क्या करता है, मेल्ट कर जाता है और मेल्ट करने के कारण क्या होता है, सर्किट से कांटेक्ट हटा देता है और इस प्रकार से हमारे जो यूजफुल अप्लायंसेज है उसे क्या करता है, मतलब कि प्रिवेंट कर देता है डैमेजिंग से, डैमेज होने से ये सुरक्षा करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इसी प्रकार से समझ गए ना, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप देखे होंगे है ना, इसमें मेटल कैप ऐसे लगा रहता है और ऐसे लंबा सा बना रहता है, इधर भी मेटल कैप, इसमें ऐसे पतला सा वायर रहता है, ठीक है ना। और जैसे ही मतलब कि क्या होता है कि हाई करंट वगैरह आता है तो हीट होने की वजह से मेल्ट कर जाता है, तो ब्रेक कर जाता है, तो करंट का सप्लाई रुक जाता है और इस तरह से हमारा जो अप्लायंसेज है वो बच जाता है, समझ गए। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज, उधर हो गया एमसीबी, ठीक है। तो अब क्या होता है, मेन फ्यूज और एमसीबी के जरिए ही कहां पे आता है, हमारे मीटर में आता है और जब मीटर में आता है तो वहां से लाइन वायर्स है ना पूरा अलग अलग कमरा में फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है। आप पार्टिकुलर कमरा में ले जाकर के चले जाते हैं और वहां से फिर क्या होता है डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है घर तक पहुंच गया, अलग अलग रूम में पहुंच गया, फिर वहां से आप अपना अप्लायंसेज को रन करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग को जानना है ना, कभी कभी आप लोग ओवरलोडिंग एक देखिए, एक मैं बताना चाहूंगा ओवरलोडिंग से पहले है ना, अर्थिंग क्या होता है, अर्थ वायर क्या है ना, इसको देख लेंगे इधर है ना, नोट्स वगैरह करने के लिए आप देख सकते हैं। अर्थ वायर क्या है, ठीक है ना, तो ये टाइप ऑफ वायर है ना, ये टाइप ऑफ वायर है ना, वैसा वायर विच इज ग्रीन इन कलर, जो हरा कलर का होता है, इसका इंसुलेशन जो होता है वो हरा कलर का होता है और ये क्या करता है, इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इनटू द अर्थ। ये क्या करता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट अर्थ में पहुंचा देता है और जब अर्थ में पहुंचा देता है तो क्या करता है, इट प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिकल शॉक। ये हम लोग को है ना इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से क्या करता है, बचाता है। अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए मेरे पास कुछ अप्लायंसेज है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे देखिए, ये देखिए मेरे पास इलेक्ट्रिक आयरन देख रहे हैं, इसमें देखेंगे अच्छे से इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो मेटल कैप है ये जो लगा हुआ है, ठीक है ना, तो जब किसी भी सर्किट की बात करें, देखिए आपका है ना, ये देख रहे हैं ये सॉकेट है, इसमें क्या होता है ना, ये जो है देख रहे हैं आप, तो ये क्या करता है, इसका जो डायरेक्ट जो कनेक्शन रहता है ना अर्थ से रहता है, ठीक है। और एक्सेस जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है तब क्या करता है, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को अर्थ में पहुंचा देता है, जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बचते हैं। तो अर्थिंग जो किया जाता है वो इसी मकसद से किया जाता है ताकि वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करे, ठीक है। उसी तरह से ये देखिए है ना, एक और सा अप्लायंसेज है मेरे पास जो हेल्प करता है ना, ये देखिए इसका भी इस्तेमाल जनरली हम लोग करते हैं ना। तो इसमें भी जो बना हुआ है ये भी क्या करेगा, आपको एक्सेस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली अर्थ में फ्लो करवा देता है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है, मतलब प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हमें वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब क्या होता है, इतना सारा बात जानने के बाद हम लोग देखेंगे, देखिए सर्किट जो घर में होते हैं ना, दो तरह के सर्किट वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे देखिए एक होता है आपका 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें जो स्विच जो लगा रहता है ना, 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक सर्किट, 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक सर्किट। और सेकेंड जो हो गया आपका 15 एम्पियर इलेक्ट्रिक सर्किट। दो तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट का जिस प्रकार से आपको यूज करना होता है उसके बेसिस पे। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को इन केस ऑफ आयरन करना हो है ना, अगर आयरन करना होता है तो हम डायरेक्टली वो जो 5 एम्पियर वाला रहता है ना उसमें नहीं प्लग करके उसके बड़ा वाला सॉकेट में हम लोग यानी 15 एम्पियर वाला में अटैच करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि वो हमें मतलब कि उसका जो हीटिंग इफेक्ट ना, उसका जो वायर है वो बच सके, समझ गए। इसलिए अब इसके बाद एक केस और आता है जिसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग सुने होंगे ओवरलोडिंग के बारे में। आखिर ये ओवरलोडिंग होता क्या है, तो देखिए
एक छोटा सा सॉकेट में अगर हम टू मेनी अप्लायंसेज को अटैच करते हैं, जैसे देखिए ये कोई सॉकेट है ना, अब क्या किए इसमें ऊपर भी हम कनेक्शन दे दिए, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं नीचे भी कनेक्शन दे रहे हैं। तो एक कहने का सेंस क्या होता है कि इफ टू मेनी अप्लायंसेज है ना रन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम सॉकेट, इफ टू मेनी appliances runs simultaneously from the same socket, it causes overloading। किसी भी इंसान को अगर अकेले कहिएगा ना सब कुछ तुम ही करो तो ओवरलोड होगा कि नहीं होगा, तो यही ओवरलोडिंग होता है। अगर ढेर सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को एक ही जगह अटैच कर देते हैं तो वो क्या केस क्रिएट कर देता है, तो ये जो केस क्रिएट होता है वो ओवरलोडिंग का हो जाता है ना, इस प्रकार से कुछ है ना, ये ओवरलोडिंग का केस क्रिएट होता है। देख रहे हैं ना, ये मतलब कि पूरा जितना सारा अप्लायंसेज है ना, लग रहा है कि घर में और कोई जगह ही नहीं है, सब इसी में से ना प्लग कर दिया गया है, तो ये काउज करता है क्या, ओवरलोडिंग का। एक और लास्ट टर्म हम लोग जानेंगे वो होता है शॉर्ट सर्किट के बारे में। तो देखिए शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किटिंग सिंपली क्या होता है कि व्हेन लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं, ठीक है। एक ऐसे होता है तो वायर पुराना होने की वजह से उसका इंसुलेशन जो होता है वो टर्न कर जाता है ना, जो कवर लगा हो इंसुलेटर जो लगा होता है वो टर्न कर जाता है, फट जाता है, इसके वजह से दोनों संपर्क में आता है और शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। और फिर देखिए प्रिकॉशन वगैरह में लेना क्या होता है, तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब वेट हैंड से किसी चीज को टच नहीं करना है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को। उसके बाद अननेसेसरी है तो उसे ऑफ करके रखेंगे, ठीक है। और जितना भी वायरिंग वगैरह जब घर में हो तो वो सबसे पहले फ्यूज से होकर के आना चाहिए, ठीक है। और फिर मतलब कि वेट हैंड से इस्तेमाल नहीं करेंगे और मतलब जो प्रिकॉशन है वो उसको हम मेंटेन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। ये पूरी तरह से मतलब इस जो समरी जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।